हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 9th फिजिक्स का, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले एज नेम इंडिकेट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। हमने छोटी क्लासेस में यानी कि 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या है, एक तरीके की स्टेट ऑफ मैटर है। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की, वैसे तो बेसिकली 5 होती हैं, लेकिन हमने 9th में 3 डिस्कस करी थी, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो हमने वहाँ पर बात करी थी कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी। ठीक है, क्या बात करी थी सॉलिड्स के बारे में? जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं वो इतने रिजिड नहीं होते हैं। सिमिलरली जो गैसेस होती हैं वो भी इतनी रिजिड नहीं होती हैं। अगर शेप की बात करें तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, और जो लिक्विड्स होते हैं उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। उनकी शेप क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग होते हैं, और गैसेस की कोई भी शेप नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, नो डेफिनेट शेप। और हमने क्या पढ़ा था? अगर डेफिनेट शेप है तो यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम भी होता होगा। इसका वॉल्यूम जो होगा डेफिनेट वॉल्यूम, इसका क्या होगा? वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसका भी नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ी थी। और हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास में होते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो और भी ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीके से हमने 9th स्टैंडर्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बात करी। तो हम बेसिकली बात करेंगे अब इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेनली आपकी बताती हैं कि जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में जो चीज़ होती है उसकी वजह से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर लगा लो, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगा लो। ठीक है, इनके इन एटम्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स लगता है, उनकी वजह से जो इनके अंदर चेंजेस आते हैं उनको हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करती हूँ तो सॉलिड्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं हम बोल सकते हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी is a mechanical property of solids। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर विस्कोसिटी आती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी सरफेस टेंशन आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लिक्विड्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। और गैसेस के अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वो हम देखते हैं कि क्या प्रेशर लगता है। ठीक है, कैसे वो बॉयल होती हैं, बॉइलिंग हो गई। ठीक है, कैसे वो सॉलिडिफाई होती हैं, सॉलिडिफाइंग होगी। तो ये सारी के सारी जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो इनके मॉलिक्यूल्स या इनके एटम्स के बीच में फोर्सेस लगने की वजह से जो इनके अंदर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम बात करने वाले हैं मेनली सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। यानी कि अब मैं इस चीज़ को उठाती हूँ और इसके ऊपर माइक्रोस्कोप रखते हैं और जूम करते हैं और देखते हैं ये एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड है। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करती हूँ तो सॉलिड्स का अभी तक हमने 9th स्टैंडर्ड में जो उनके एटम्स हमने पढ़े थे कि वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं, पास अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब इन्हीं को ही अगर हम बड़ी क्लासेस में, यानी कि अब हम 11th में आ चुके हैं, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि इसको अगर मैं और जूम करती हूँ तो किस तरीके से ये एटम्स अरेंज्ड हैं। तो कुछ इस तरीके से हैं वो। तो ये जो एटम्स हैं अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। अब ये जो है ये एक तरीके से हमारी विजुअलाइजेशन है।
ये कैसे विजुलाइजेशन है कि एटम्स जो हैं अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस है जो मेंटेन्ड है। और ये जो डिस्टेंस है, ये इनका जो बिहेवियर है वो एक स्प्रिंग जैसा है, जिस वजह से हमने इसको जो विजुलाइज करवाया है, इसको हमने एक तरीके से स्प्रिंग से विजुलाइज करा, और इसको हम स्प्रिंग बॉल मॉडल भी कहते हैं। कि एक्चुअल में तो हमें क्या दिखाई देंगे कि जो एटम्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूर में पड़े हुए हैं, लेकिन हमने इनके डिस्टेंसेस को एक स्प्रिंग से विजुलाइज करवाया है, क्योंकि हमें पता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका बिहेवियर एक स्प्रिंग जैसा होता है। अब स्प्रिंग जैसे का क्या मतलब है? अब अगर आप एक स्प्रिंग को इमेजिन करते हैं, तो अगर मैं उसको ऐसे प्रेस करती हूँ, ठीक है, एकदम से प्रेस करती हूँ, तो वो क्या कोशिश करते हैं? दूर होने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब हम उसको पास लेकर आते हैं तो वो रिपल्सिव होने की कोशिश करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर मैं एक स्प्रिंग को ऐसे दूर तरफ खींचती हूँ तो वो आपस में पास आने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर मैं दूर खींचने की कोशिश करूँ, उसे छोड़ दूँ तो वो एकदम से पास आ जाएगा। अगर वो पास में लेकर आती हूँ और एकदम से छोड़ दूँ तो वो फिर से दूर हो जाएगा, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। पास आने की अगर हम पास लगाने वाला फोर्स करेंगे तो वो वापस से दूर जाने का फोर्स लगाएंगे। अगर हम उनको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से पास आने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वो मेंटेन करके रखते हैं। सेम यहाँ पर भी वही बिहेवियर रहता है कि अगर हम दो एटम्स को पास में लेकर आने की कोशिश करते हैं तो वो रिपल्सिव नेचर शो करते हैं, अगर वो दो एटम्स दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ये फिक्स्ड है, पास आते हैं तो हम वापस से उसी पोजिशन पे लेकर जाते हैं, दूर जाते हैं तो फिर से वो वापस पोजिशन पे आते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए, जब कभी भी आप लोग भी अपने घर पे होते हो, घर से स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, घूम फिर के अपने घर ही आते हो, ठीक है, यानी कि दैट इज योर मीन पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी इनकी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मीन पोजीशन जरूर होती है। बेशक वो आगे पीछे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, लेकिन घूमने के बाद फिर से वो अपनी किस में आ जाते हैं? मीन पोजीशन पे। दैट इज देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन को वो खत्म नहीं करते हैं, वो उसी पोजीशन पे रहने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तभी वो एक जो सॉलिड होता है वो क्या रहता है? रिजिड रहता है, मेंटेन्ड रहता है। फाइन, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो आगे पीछे ऊपर नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। फाइन, तो ये इनका इस तरीके का बिहेवियर रहता है सॉलिड्स के अंदर। अगर मैं इसी बिहेवियर को अगर मैं प्लॉट करती हूँ, ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ, कि जैसे मान लो इनके बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है वो मान लो r0 है, ठीक है, तो मैं अगर इसको प्लॉट करती हूँ फोर्स के बीच में, इधर फोर्स लगा लो, ठीक है, और इधर लगा लो आप डिस्टेंस, कि इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स और डिस्टेंस का अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करती हूँ तो क्या रिलेशन निकलता है? तो जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये कुछ ग्राफ आपको दिखाई देता है। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ बताता है कि दिस इज r0। r0 का मतलब क्या है? यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। r0 क्या है कि वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। जब उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो यानी कि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो दैट्स वाई एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, एट देयर मीन पोजीशन, फोर्स इज 0। ठीक है, जैसे जैसे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होने लगता है, ठीक है, उनका डिस्टेंस कम होता है, तो जैसे वो डिस्टेंस कम होता है तो कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव, यानी कि दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स लगा लो या रिपल्शन लगा लो, ठीक है, ओके। अब जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि को खींच दो, तो स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करेगा? पास आने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके बाद फोर्स कौन सा लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव होता है, देखो 0 से नीचे है, तो नेगेटिव फोर्स ऑलवेज इंडिकेट अट्रैक्शन, ठीक है, और पॉजिटिव फोर्स ऑलवेज इंडिकेट रिपल्शन। फाइन, तो इस तरीके से हमने फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर लिया ग्राफ से। तो अब अगर मैं फोर्स
और डिस्टेंस के बीच में, जैसे हमने ग्राफ अभी एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या एटम्स के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ को एक समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो सबसे पहले तो ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा डिस्टेंस आ गया, जो इनका मीन डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया r0, दैट इज द मीन डिस्टेंस, जो उनके बीच की ओरिजिनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जैसे हमने स्प्रिंग है, मेरे पास हाथ में स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसको छोड़ दूँ उसी टाइम वापस बैक आ जाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक स्टोर्ड एनर्जी है एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही इसी एनर्जी को अगर मैं ऐसे समझती हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी सम हाइट पे पड़ा हुआ है, अगर हम उसको वहां से छोड़ देते हैं इट विल फॉल कर जाएगा, मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी थी एट दिस पॉइंट, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि जब वो अपनी मीन पोजीशन पर था तो उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी थी एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या करता है, और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी के पास बहुत ही ज़्यादा मिनिमम एनर्जी होती है या कह दो ना के बराबर एनर्जी है, तो उसका मतलब होता है वो वहाँ पर स्टेबल है, वो हिलने डुलने की कोशिश वहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो सेम अगर उसके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी तो वो कुछ काम करेगा, एक्साइट हो जाएगा, उसके पास कम एनर्जी होगी तो वो कम काम करेगा या डी एक्साइट हो जाएगा। बट ना एनर्जी या बिल्कुल कम एनर्जी होगी तो यानी कि वो स्टेबल रहेगा अपनी मेन पोजीशन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस पोजीशन को समझते हैं कि जब वो अपनी मेन पोजीशन पर था, ठीक है, जब वो हिल डुल नहीं रहा था तो उसके पास क्या थी, उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी थी और वो क्या थी, बिल्कुल मिनिमम। तो यहाँ पर हम उसको यहाँ से हम बता सकते हैं हियर। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो बिल्कुल मिनिमम थी एट दिस पॉइंट एट मीन पोजीशन, ठीक है। अब जैसे मैंने उसको प्रेस करना स्टार्ट करा, ठीक है, जैसे मैं उसको प्रेस करना स्टार्ट करूंगी तो वो रिपेल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मैं स्प्रिंग को अगर मैं बढ़ा ऐसे कंप्रेस करती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, उनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी कि उसके बीच के अंदर जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है पॉजिटिव की तरफ। तो ये इस तरीके से वो बढ़ती जा रही है, एनर्जी हमारी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब उसको कंप्रेस करा तो उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो वो हो गई ये चीज, ठीक है। अब क्या है, अब मैं अगर उस स्ट्रिंग को ऐसे खोलने की कोशिश करती हूँ, ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करती हूँ, तो एक बार मैंने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो क्या हो गया, वो वापस आने की कोशिश किया, यानी कि उसके पास एनर्जी है, अभी भी है, ठीक है। मैंने और स्ट्रेच किया तो फिर वापस आने की कोशिश किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो फिर वो वाली चीज ये आ गई आपके पास यहाँ तक, ठीक है। ये वाली चीज कब आई कि जब मैंने उसको क्या किया, कंप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश करी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ने लग गई, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि जितना हम पास लेकर जाएंगे वो ऐसे फैलने की कोशिश करेगा, जितना पास लेके जाएंगे इस तरीके से फैलने की कोशिश करेगा और ज्यादा रिपल्सिव हो जाएगा। आप खुद सोचो, मैंने स्प्रिंग को ऐसे किया और ऐसे छोड़ दिया, कैसे झटक के जाएगा, और मैंने दबा दिया फिर छोड़ दिया, फिर कैसे झटक, यानी कि जितना मैं उसको पास लेकर जाती रहूंगी वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी से ऐसे झटक के बाहर आता रहेगा। तो दिस लाइन इंडिकेट्स कि जितना हम उसे कंप्रेस करते जाएंगे उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही मैं उसको खींचूंगी, एक बार मैंने खींचा, ठीक है, और छोड़ दिया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास में आ गया, तो वो पास में आ गया, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट्स नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, तो वो पास में आ गया। ओके, फिर मैंने और खींचा, फिर और पास में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस स्प्रिंग को इतना ज्यादा खींच देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वहीं पर ही रह जाएगा। आप खुद सोचो ना, अपने पेन का स्प्रिंग लो और उसको ऐसे खींच दोगे तो उस वैसे ही रह जाएगा, वापस आएगा नहीं आएगा। तो अब ये जो चीज है, ये वाली, ये दैट इज द कांस्टेंट थिंग, ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अब जब उसको खींच दिया, अब उसके पास कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं रहा, ठीक है। अब वो क्या हो चुका है, एकदम से
अपनी ही पोजीशन पर वहीं रह गया है, खत्म हो गई एनर्जी उसकी, तो वो एनर्जी ये आपकी एक्सप्लेन होगी, यहाँ की कांस्टेंट होगी यहाँ पे एनर्जी आपकी। सेम चीज़ यहाँ पे फोर्स के साथ भी यही है। इसको आप कैसे समझोगे, जैसे वो इतनी दूर चले गए पार्टिकल्स, इतनी दूर चले गए एटम्स, तो अब उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं रहा। इस चीज़ को आप समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मान लो 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है, 2 मैग्नेट्स को मैं इतनी दूर ले जाती हूँ कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ भी नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, एकदम से ऐसे कांस्टेंट हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि अगर मैंने 2 पार्टिकल्स को या फिर स्प्रिंग को इतना दूर खींच दिया जिसकी वजह से अब वो वैसे का वैसे उसी पोजीशन पे ही रह गया है, अब वो वापस आने की कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस लाइन इंडिकेट्स, दिस कांस्टेंट लाइन इंडिकेट्स कि अब वो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रह गया है स्प्रिंग आपका। आपने उसको इतनी दूर खींच दिया, ऐसे खींच के प्रेस करके एक तरीके से लाइन ही बना दी सीधी, ठीक है। हम लोग खेलते हैं, छोटे बच्चे ऐसे करते रहते हैं कि स्प्रिंग है, पहले तो उसे प्रेस करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, फिर उसको ऐसे खेलते रहेंगे, फिर जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एकदम खींच देंगे, सीधी लाइन बना देंगे। दैट सीधी लाइन इज दिस सीधी लाइन, ठीक है। तो ये था इसके बीच का ग्राफ। ये जो बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम उसको चाहे खींचें या प्रेस करें, तो वो क्या होते हैं, वो सब कुछ चीज़ें छोड़ के दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं। इस बिहेवियर को पर्टिकुलरली, इस बिहेवियर को सॉलिड्स के, इसको बोला गया है इलास्टिसिटी या इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो इस बिहेवियर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है, एज यू नो कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिक, कोई चीज़ इलास्टिक है, उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक इलास्टिक होगा, आप उसको ऐसे खींचोगे, उसको छोड़ दोगे तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो सेम वही मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को डिफॉर्म कर रहे हैं, एज नेम इंडिकेट्स डिफॉर्म, यानी कि उसकी फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देना, उसकी फॉर्म को चेंज कर देना, तो डिफॉर्म कर रहे हैं और फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो लेट अस डिस्कस द इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर एक बॉडी रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वही डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है कि मैंने अगर किसी चीज़ को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, उसकी फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया है, जो मैंने फोर्स लगाया उसकी शेप को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको हटाने के बाद अगर वो फिर से अपनी साइज और शेप अगर दोबारा से रिगेन कर लेती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई ऐसी चीज हो जिसको हम ऐसे खींचें और वो वैसी की वैसी रह जाए, वापस ना आए, जैसे कि क्ले होती है, ठीक है। बच्चे खेलते रहते हैं क्ले से कि इसकी ये शेप बना दो, उसकी ये शेप बना दो। क्ले उठाते हैं हम लोग, कभी फ्लावर बना रहे होते हैं तो कभी कुछ बना रहे होते हैं, राइट। तो वो वैसी की वैसी शेप रहती है, तब तक वो वापस नहीं आती जब तक हम उसको दोबारा से ऐसे से इकट्ठा नहीं कर देते, है ना। तो वो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जब हमने उसकी शेप को चेंज करा, हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्म करा, और वो वापस से उसने अपनी ओरिजिनल साइज और शेप नहीं लिया, दैट इज प्लास्टिसिटी एंड द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्लास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर एक बॉडी कोई भी टेंडेंसी शो नहीं करती, टेंडेंसी मतलब कि कोई भी पॉसिबिलिटी शो नहीं करती कि वापस से वो अपनी ओरिजिनल साइज या ओरिजिनल शेप में आ जाए, अगर हम रिमूव कर देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि क्ले हो गई, ठीक है, वैक्स होगी, पैराफिन वैक्स हो गई। तो अगर हम जो इसको शेप देते हैं वो वैसे की वैसे ही शेप में रह जाती है, वो वापस से अपनी उसी शेप में वापस नहीं आती है, ठीक है। हम अपनी शेप देते हैं उसको, उसी शेप में रह जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक है। और इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि भाई रबर बैंड हो गया, ठीक है। हम रबर बैंड के साथ खेल सकते हैं कि भाई उसको स्ट्रेच करोगे वापस अपनी शेप में आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर विजुअलाइज करवाते हैं एक तरीके से, ठीक है। मान लो ये किसी चीज़ की एक लेंथ है, ठीक है, हमने इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे हैंग किया हुआ है, ठीक है। ये उसकी एक लेंथ है, मान लो L लेंथ है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ना एक फोर्स लगाया, कुछ फोर्स हमने यहाँ पे टांग दिए इसको खींचने के लिए। तो लेट इट बी, कोई हमने वेट टांग दिए, यानी कि हमने इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया,
ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो होगी बॉडी ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। मान लो ये खिंच के नीचे इतनी और आ गई, मान लो ये डीएल लेंथ नीचे आ गई, ठीक है, डीएल लेंथ और नीचे आ गई। अब क्या हो गया, अब यहाँ आके रुक गई ये, और अब खींची नहीं जा रही है, खींचती नहीं जा रही है, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक खींची, दैट इज डीएल तक यहाँ पर नीचे की तरफ स्ट्रेच हुई है, अब उसके बाद स्ट्रेच होना बंद हो गई है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो गया, हमने तो अभी भी फोर्स हैंग करके रखा हुआ है, अब ये स्ट्रेच होना बंद क्यों हो गया है, यानी कि यहाँ पर फोर्स हो गया जीरो, यानी कि एट दिस पॉइंट जब ये और स्ट्रेच होना बंद हो गई है, यानी कि ये वाला फोर्स लगना बंद हो गया है इसके ऊपर, है ना। अब ये वाला फोर्स लगना बंद हो गया, इसका क्या मतलब है, ये नीचे की तरफ इसको फोर्स लगा रहा था, ठीक है, तो जैसे इसने फोर्स लगाया ये थोड़ा सा स्ट्रेच होने लगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये रुक गया। इसका मतलब क्या हमने निकाला कि भाई अगर ये रुक गया यानी कि ये फोर्स लगना बंद हो गया है। अब ये फोर्स लगना कैसे बंद हो सकता है, क्योंकि हमने तो अभी भी हैंग करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर एक और कोई फोर्स होगा जो इस फोर्स से बैलेंस हो गया होगा, ठीक है, यानी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई एक फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया होगा, तभी ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए और तभी वो सिर्फ यहीं तक स्ट्रेच होकर रुक गई। अब इसका एविडेंस क्या है, एक प्रूफ क्या है कि भाई अंदर की तरफ फोर्स लग रहा हो, ये तो आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रहे हो कि अच्छा ये आके यहाँ पे रुक गया, ये नहीं कि इसके पास कोई ऑपोजिट फोर्स होगा, ऑपोजिट फोर्स कोई एफ है जो अंदर की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, भाई प्रूफ दो। प्रूफ के लिए क्या किया हमने, एक काट दी स्ट्रिंग, जो इसको हमने लगा रखा था वेट, इसको हमने हटा दिया। जब हम इस वेट को हटा देंगे ये फिर से वापस से कहाँ चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, फिर से वो इतना हो जाएगा, इतनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब वो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला गया, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली अंदर कोई ना कोई फोर्स है जो इसको रिस्टोर कर रहा है। रिस्टोर, मैंने वर्ड यूज किया रिस्टोर, यानी कि अपनी शेप को दोबारा से उसने रिगेन कर लिया, रिस्टोर कर लिया। तो यानी कि अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है जो इसको रिस्टोर कर रहा है इसकी शेप को, दैट्स वाई जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जो उसको दोबारा से अपनी शेप में वापस लाने की कोशिश कर रहा है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और जो फोर्स उसकी शेप को डिफॉर्म कर रहा था, उसकी फॉर्मेशन को डिफॉर्मेशन में ला रहा था, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या लग रहा था, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसने उसकी लेंथ को और बढ़ा दिया था। अब जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटाया, अंदर कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से उसने फिर से अपनी शेप को रिस्टोर कर लिया, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स कौन सा हुआ है, जो हमने अभी इतना सारा पढ़ा है इसके कि एटम्स के अंदर फोर्स होता है, तो कौन सा फोर्स हुआ, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ या रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, यस, एक ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स। और इंटर एटॉमिक फोर्स भी कह सकते हो आप इसको, इंटर एटॉमिक, एंड और कौन सा बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिसिटी। यही तो होती है ना, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और फिर से अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यानी कि ये इलास्टिक फोर्स भी हुआ, और इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी किस फोर्स की वजह से होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से उसने अपनी शेप को, साइज को रिगेन कर लिया, रिस्टोर कर लिया है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। One more thing I want to tell you that plasticity, as name indicates, आप लोगों को लगता है जो रियल लाइफ में हम प्लास्टिक यूज करते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, बट नो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्ले का। क्ले क्या होती है, जैसे हम लोग बच्चे जब छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्ले के साथ खेलते रहते हैं, कोई भी शेप उसको दे देते हैं, ठीक है, और वो शेप दोबारा से अपनी शेप रिगेन नहीं करती है, ठीक है, डज नॉट शो एनी टेंडेंसी, दोबारा से वही की वही शेप है, फ्लावर बनाया तो फ्लावर रह गया, ठीक है, सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर रह गया, तो यानी कि वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन नहीं करती है, तो उस मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो क्ले को तो हम प्लास्टिक मटेरियल नहीं कह रहे हैं, रियल लाइफ में क्ले इज जस्ट अ मड फॉर अस, है ना। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में प्लास्टिक वो मटेरियल जो अपनी शेप को दोबारा से रिगेन नहीं करता। फाइन, अब हमारे अकॉर्डिंग तो दिस इज प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन
साइंस की लैंग्वेज में ये प्लास्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको खींचती हूँ, ठीक है, खींचती हूँ, अब आपके अकॉर्डिंग तो ये खींच ही नहीं रहा है, राइट, ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखती हूँ तो माइक्रोस्कोप के अंदर इसके पार्टिकल्स अंदर से स्ट्रेच होते हैं, खिंच जाते हैं, और जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगी तो उसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो वापस आ जाएंगे। दिस मटेरियल इज इलास्टिक। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इसके स्ट्रेच को छोड़ा, वो फिर से उसने अपनी जो शेप है रीगेन कर ली है। ठीक है, सो दिस इज इलास्टिक मटेरियल इन साइंस लैंग्वेज एंड प्लास्टिक इज क्ले। तो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर कि हमें डेली लाइफ के इलास्टिक और प्लास्टिक नहीं चीज़ें देखनी है, हमें इस डेफिनेशन से मैच करती हुई चीज़ों को इलास्टिक और प्लास्टिक के इसके डिफरेंसेस में हमें रखना है। ठीक है, तो अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा भाई ऐसे तो हम डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ हैंग कर दी है, ठीक है, तो हम उस डिफरेंट फोर्स के लिए निकाल सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक तरफ लिया प्लास्टिक, ठीक है, और एक तरफ लिया आयरन। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, आयरन की एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ये रही, और प्लास्टिक उन्होंने अच्छा खासा मोटा ताजा ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हैंग किया 10 किलो और यहाँ पर भी हैंग किया 10 किलो। एक कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा भाई जैसे ही इसको हमने 10 किलो पे लगाया ये नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही हमने इसको 15 किलो पे लगाया ये टूट गया, ब्रेक हो गया एट 15 kg। ठीक है, ये 10 किलो पे नहीं टूटा, फिर 15 लगाए, 15 पे भी नहीं टूटा, फिर 20 लगाए, 20 पे भी नहीं टूटा, और जब हमने 25 किलो इस पे लगाया तो तब जाके ये ब्रेक हुआ 25 किलो पे। ठीक है, अब यहां से साइंटिस्ट ने क्या सोचा, भाई आयरन जो है वो हल्का है क्या प्लास्टिक से, वो तो 15 किलो पे ही टूट गया, और ये प्लास्टिक जो है 25 किलो तक बियर कर गया, ऐसा हो सकता है? जबकि उन्होंने हाथ में देखो तो प्लास्टिक की कोई भी चीज़ आप आराम से तोड़ सकते हो और आयरन की चीज़ नहीं आप तोड़ सकते। फिर उन्होंने सोचा भाई हमने कहाँ मिस्टेक करी है, भाई हमने अच्छा खासा मोटा ताज़ा प्लास्टिक लिया था और आयरन हमने छोटा सा स्ट्रिप ली थी। फिर वहाँ से उनके दिमाग में आया कि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हमने कंपेयर करना है तो उसका साइज, उसका एरिया सेम होना चाहिए, और एरिया उन्होंने डिफाइन किया यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आप लेंगे, चाहे वो आयरन हो, प्लास्टिक हो, स्टील हो, कोई भी चीज़ हो। अगर 2 चीज़ या 3 चीज़ को अगर आपने कंपेयर करना है तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, यूनिट एरिया होना चाहिए, सेम साइज, सेम शेप, सेम सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपने छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ये तो आपने इतनी मोटी ले ली, तो ये तो अनफेयर गेम हो गई। लो तो फेयर लो, है ना। तो अब जब कभी भी हम फोर्स लगाते हैं, ये तो हमने फोर्स लगा रखा है, ठीक है, जब कभी भी हम फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं ना उसको तोड़ने के लिए। जब कभी भी हम फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया के ऊपर, ठीक है, किसी भी मटेरियल को हम फोर्स लगा रहे हैं उसके पर यूनिट एरिया पर, ताकि वो क्या हो सके, वो स्ट्रेच हो जाए, वो डिफॉर्म हो जाए, तो उसको पर्टिकुलरली बोला गया, एक टर्म डिफाइन कर दी गई, स्ट्रेस। क्या डिफाइन कर दी? स्ट्रेस। यस, नेम इंडिकेट स्ट्रेस। भाई उसके उस मटेरियल को स्ट्रेस दे दिया गया। कैसा स्ट्रेस? भाई फोर्स भी लगा रहे हैं हम, छोटा सा एरिया भी ले रहे हैं, तो वो बेचारा स्ट्रेस में तो आएगा ही। इसी चक्कर में उसका नाम दे दिया स्ट्रेस, कि हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं। तो एक नई टर्म आई, दैट इज स्ट्रेस। नाउ लेट अस डिफाइन स्ट्रेस। तो अप्लाइड या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, दिस इज sigma F by A. So this is stress, कि हम एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर कितना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो इसकी यूनिट क्या होगी, आप देख सकते होगे ऊपर क्या है फोर्स न्यूटन और नीचे क्या है एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ मैं लिखती हूँ, ऐसा यूनिट क्या होगी, ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी वो क्या होगी, तो वैसे तो हम मेनली ऐसा यूनिट में ही बात करते हैं, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस के अंदर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डाइन में होता है। ठीक है, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस में हमें पता है ये क्या होता है, ML-T-2। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास L स्क्वायर। तो इसकी अगर यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, दिस इज फोर्स की होती है ML-T-2 और एरिया होती है L स्क्वायर। तो एक L से एक L कैंसिल, ये एक L ऊपर चला जाएगा, तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी, ML-1T-2। तो ये आ गई इसकी डायमेंशंस। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेस के टाइप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली जो टाइप हमने पढ़ी है कि कौन सी पढ़ी है, लेंथ में चेंज आना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ वाला। लेंथ वाले को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, तो जैसे हमने अभी अभी देखा कि अगर हम किसी बॉडी पे लेंथ में चेंज आता है, जैसे इसको हमने किया तो ये स्ट्रेच होकर एक जगह पे आके ब्रेक हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि जब उसकी लेंथ में चेंज आता है, इस तरीके से आप देख सकते होगे, जब उसकी लेंथ में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। फोर्स अप्लाई करो, उसकी लेंथ में चेंज आए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेंथ मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में चेंज आए, देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो लेट अस डिफाइन इट। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। देखो हमने यहाँ पे यूज किया डिफॉर्मिंग फोर्स और यहाँ हम लिख रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जब वो चीज, जब या तो वो टूटेगी या फिर वो यहाँ आके क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुक जाती है ना, आगे और बढ़ना रुक जाती है। तो यानी कि ये नीचे वाला जो फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है ऊपर वाले फोर्स के, तभी वो यहाँ आके रुक जाती है। तो यानी कि यहाँ से जब डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स के, तभी तो वहीं पर आके रुक जाती है, तभी तो हम उसका स्ट्रेस वहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि चाहे आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लिखो या आप उसको रिस्टोरिंग फोर्स लिखो, डेफिनेशन रिस्टोरिंग में भी आ सकती है, डिफॉर्मिंग में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ अप्लाइड फोर्स लिखा है, रिस्टोरिंग फोर्स भी लिख सकते हो आप, डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स जो एक क्रिएट हो जाता है, सेटअप हो जाता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो एक चीज क्रिएट हो जाती है, सेटअप हो जाता है फोर्स अंदर की तरफ, जब लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज करती है, किस डायरेक्शन में, डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में। तो इस चीज को दोबारा समझो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हमने एक इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है पर यूनिट एरिया पर। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसकी लेंथ बढ़ रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि लेंथ वाला स्ट्रेस। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये तो हो गया लेंथ वाला, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। अब क्या हो सकता है, ये तो हम कभी खींच ही रहे हैं, तो अगर हम किसी चीज को ऐसे दबाते भी तो हैं तो वो दबती भी तो है। ठीक है, कंप्रेस भी तो होती है। तो दूसरा स्ट्रेस होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो दूसरा स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस, यानी कि कोई चीज जब कंप्रेस हो रही है, यानी कि ये वो वाला रिस्टोरिंग फोर्स जब पर यूनिट एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेटअप हो जाता है, जब उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाती है अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ये नीचे की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा था, खिंच पड़ रही थी, स्ट्रेच हो रहा था। अब क्या हो रहा है, यही जो सेम चीज है, ठीक है, अब क्या हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको धक्का दे रहे हैं, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी अब वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी, मान लो इतनी dl क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर टोटल l है तो।
ठीक है। अब जब ये डिक्रीज हो रही है, अब इसके अंदर एक तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स भी है, यानी कि यहाँ आके डिक्रीज होना बंद हो गई है। दैट मीन्स इसके ऑपोजिट में यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। यानी कि यू शुड नो कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स, या यू कैन से रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। तभी वो जाके क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लेंथ बढ़ना या कम होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अब आप लोगों के पास नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। वो क्या होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि अगर एक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब इक्वल फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। यानी कि मान लो कि ये एक कोई बॉक्स है, इसको इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, बैक फ्रंट हर साइड से क्या लग रहा है, एक इक्वल फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके पास ये क्या हो जाएगा, एक तरीके स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या था, एक ही तरफ से लेंथ बढ़ रही थी या कम हो रही थी, ये एक साइड थी, ये क्या है, ऑल साइड से यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है। या फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है, खींचने में भी लग सकता है, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस टाइप का जो स्ट्रेस होता है जो सारी तरफ फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपके पास टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या कह रहा है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स acts tangentially to the surface of a body to produce a change in the shape of the body. The tangential force applied per unit area is equal to the tangential stress. यानी कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है, जैसे कि मैं ये रबर बैंड ले लेती हूँ, ये रबर ले लेती हूँ, ठीक है। अब इससे अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ टेंजेंशियली, यानी कि टेंजेंट के तरीके से, इस तरीके से मैं फोर्स लगा रही हूँ इधर, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा प्रेस हो रही है। ठीक है। तो टेंजेंशियली मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये प्रेस हो रही है, यानी कि उसकी जो शेप है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। यानी कि टेंजेंशियल फोर्स किसी एक पर यूनिट एरिया पे जब लग रहा होता है, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे कि अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दिस इज अ हेक्सागोनल। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन पे, इस पोर्शन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रही हूँ इस तरीके से, और इसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है। अभी आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रही, अगर मैं ऐसे लगा रही हूँ, अब देखो अब इसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है। तो यानी कि मैंने सिर्फ इतने से एरिया पे इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया, कितना लगाया, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इतने से एरिया पे लगाया, डिवाइडेड बाय दिस पर यूनिट एरिया, देन हम उसे कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि हाँ हमने फोर्स लगाया, कितने एरिया पे लगाया, ठीक है, चेंज हो गया। तो अब अगर उसके अंदर चेंजेस की हम बात करते हैं, जैसे कि लेंथ में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्ट्रेन। सो लेट अस डिफाइन न्यू क्वांटिटी, दैट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है कि यानी कि किसी बॉडी के ऊपर हमने किसी बॉडी पे हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ठीक है। जैसे कि अगेन यहाँ मैं बात करती हूँ कि मान लो किसी एक बॉडी की जो लेंथ थी वो L है। ठीक है। इसके ऊपर नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाया। ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया, तो अब उसकी जो लेंथ है वो इतनी बढ़ गई, यानी कि DL बढ़ गई। ठीक है। तो अब हम अगर बात करते हैं कि कितनी बड़ी है और एक्चुअल में कितनी थी, अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, देन उसे हम कहते हैं स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। कितना फोर्स लगा, कितना एरिया पे लगा, वो तो स्ट्रेस की बात होगी। अब अगर सिर्फ हम चेंजेस की बात करते हैं, कितनी लेंथ में चेंज आया है ओरिजिनल लेंथ से, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, देन बॉडी अंडरगोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। तो उसकी शेप या साइज के अंदर क्या होता है, चेंज आता है। द रेशो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में चेंज आता है, उसका रेशो अगर हम उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के साथ देते हैं, देन हम उसे उसका क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो स्ट्रेन क्या बनेगा, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, एनीथिंग। तो चेंज इन डायमेंशन
डिवाइड में उसकी ओरिजिनल डायमेंशन, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो ऊपर भी जो होगी डायमेंशन वही नीचे डायमेंशन है, ऊपर तो सिर्फ चेंज इन डायमेंशन है, यानी कि अगर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ है, ऊपर एरिया है तो नीचे भी एरिया है, ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम है, तो यानी कि दोनों ही डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होगी। तो एज स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज और टू लाइक डायमेंशंस, देन इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट बना के, एज स्ट्रेन इज द, तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रेन जो है व्हाई इट इज डायमेंशनलेस और व्हाई इट हैज नो यूनिट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे एज द स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ टू लाइक quantities, it has no units and dimensions। तो सिर्फ कोई यूनिट्स नहीं होती हैं ना कोई डायमेंशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो डिफरेंट हम डायमेंशंस उठाते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसके टाइप्स बताते रहेंगे। तो सबसे पहली टाइप आती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल। तो एज नेम इंडिकेट्स चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि लेंथ, चेंज इन लेंथ जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, एंड डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ, तो उस स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, सेकेंड आता है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब किसी चीज़ के वॉल्यूम में चेंज आना, यानी कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है और उसकी मैं अगर सभी तरफ से उसको मैं ऐसे कंप्रेस कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मैं उसके अंदर हवा भर देती हूँ तो वो ऐसे फूल जाएगा, तो यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड में ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वन आता है आपके पास shear स्ट्रेन। ये क्या होता है, ये भी थर्ड वाली क्वांटिटी से ही एकदम मैच करता है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेन स्ट्रेस में था, टेंजेंशियल था, ऐसे यहाँ पर shear स्ट्रेन होता है या टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है। इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगेन वही हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि कोई एक लेंथ है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ है वो इतनी और बढ़ गई। ठीक है, तो ये बढ़ गई आपके पास dl हो गई या डेल्टा l हो गई। डेल्टा l मतलब कि स्मॉल चेंज। ठीक है, और ये थी उसकी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये डेल्टा l मतलब चेंज इन लेंथ कि कितनी चेंज आया लेंथ के अंदर। ठीक है, चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर की थी, 2 और बढ़ गई। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या हुआ, टोटल, यानी कि मान लो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक थी 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गई 2, तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, तो 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये हो गया इसका। तो इसका हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन लेंथ। वैसे हम यहाँ पर कई बार लिखा होता है इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि अगर मैं फोर्स इसको अंदर की तरफ लगाऊंगी तो वो उसकी लेंथ कम भी तो हो जाएगी, तो कम हो लेंथ चाहे बढ़ जाए, तो हमें दोनों में ही क्या लगता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगता है। तो यानी कि हम डेफिनेटली क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ आपकी कम भी हो सकती है, डिक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है, इंक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है। तो हम दोनों को ला लिखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा l बाय l। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब सेकंड बात करते हैं हम। अगेन मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इट हैज नो यूनिट्स और नो डायमेंशंस। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, अगेन मान लो कि कोई आपके पास एक इस तरीके का बॉक्स है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से भी खींच दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हवा भर दी हमने, तो हर तरफ से बढ़ जाएगा ये। ठीक है, बड़ा हो जाएगा ये, तो ये इसकी कुछ शेप ऐसे हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड में ओरिजिनल वॉल्यूम, या इसका दूसरा चीज भी हो सकती है कि हम चारों तरफ से उसको क्या लगा दें, कंप्रेस कर दें और उसका वॉल्यूम छोटा हो जाए, तो वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो,
तो ओरिजिनल से उसका कितना छोटा हुआ या कितना बड़ा हुआ, तो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चाहे वॉल्यूम डिक्रीज में हुआ हो चाहे वॉल्यूम इंक्रीज में हुआ हो, डिवाइड में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये क्या होता है डेल्टा V बाय V। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में ना क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैम जब हमने इसकी लेंथ को बढ़ाया भाई यहाँ पर भी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक अच्छा चीज़ बताने वाली हूँ कि कई बच्चे क्या होते हैं इतने कॉन्सेप्ट में नहीं जा पाते हैं, इतने रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मोस्टली ये चीज़ अवॉइड करते हैं बताना। बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ की लेंथ में इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना उसकी जो विड्थ होगी वो कम हो रही होगी। समझ में आया? अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग विड्थ उसकी कम हो रही है। तो होली शोली दोनों में जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, मान लो इसका ये 10 था, यहाँ पे मान लो इसका कुछ 3 लगा लो, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम पाई आर स्क्वायर करते हैं, क्योंकि सिलेंडर लिया हमने तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इसका। जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ाती हूँ, मान लो अगर मैंने 2 कम कर दिए तो ये इसका जो डायमीटर होगा ना वो कुछ इस तरीके से कम होगा कि जो इसका पहले वॉल्यूम था ना वही इसका बाद में वॉल्यूम रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेंथ में बढ़ रहा है तो विड्थ में कम हो रहा है, एंड ओवरऑल जो उसका पहले वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में रह रहा है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर को सिर्फ हम चेंज इन लेंथ में ही लेते हैं, इसका वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम कब चेंज आता है, जब हम सारी तरफ से उसका बढ़ जाए डायमेंशंस या सारी तरफ से उसके डायमेंशंस कम हो जाए, देन चेंज इन वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो अगर किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो आई वॉन्टेड टू क्लियर इट। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड वन इज shear strain। shear strain, shear या टेंजेंशियल, ठीक है, क्या मतलब हुआ इस चीज का, यानी कि कोई चीज अपनी जगह से ओरिजिनली कितनी डिस्प्लेस हुई है। जैसे कि मान लो मैं इसी की बात करती हूँ, ठीक है, हाँ मान लो ये मेरे पास, इससे करते हैं, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, यानी कि इस साइड फोर्स लगाया टेंजेंट की तरफ, तो ये क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई। ओरिजिनली वो ऐसे पड़ी हुई थी, ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेन लगाया तो वो क्या होगी, इस तरीके से ऐसे मुड़ गई, है ना, ये इतनी मुड़ गई। तो अब इसी को ही हम विजुअलाइज करते हैं। मान लो कि ये कोई एक चीज़ पड़ी हुई थी, ठीक है, मैंने इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ठीक है, इतने से एरिया पे लगाया और वो इधर की तरफ मुड़ गई, राइट, ये ऐसे हो गई, ये पोजीशन ऐसे हो गई, ठीक है, ये यहां से ऐसे हो गई। तो यानी कि ये जो इसकी हाइट थी वही ये हाइट रही है इसकी, ठीक है। अगर ये h है तो ये भी कितना रहा, इसका h हो गया। तो ये कितना टिल्ट हो गया, ये इतना थीटा एंगल टिल्ट हो गया, यानी कि यहां से वो ऐसे मुड़ गया तो कितना एंगल मुड़ गया, थीटा एंगल मुड़ गया। तो इसकी ये वाली साइड ओरिजिनल पोजीशन से इतनी पोजीशन पर टिल्ट हो गई। तो हम क्या लगाते हैं, चेंज ही लगाते हैं। तो चेंज क्या है, सिंपल सी बात है, shear strain इज ओनली थीटा, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मेरे को इस थीटा को मैथमेटिकली निकालना हो, ठीक है, कि कितना चेंज इन वो आया है, एंगल कितना चेंज हुआ है, अगर इसको मैथमेटिकली निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि अगर इस तरीके से ऐसे हमें कोई ऐसे दे रखा होता है, सेक्टर दे रखा होता है, तो हम थीटा कैसे निकालते हैं, लेंथ बाय रेडियस, L बाय R होता है, ठीक है, हमने मैथ्स में पढ़ रखा है। तो ये R होता है, ये लेंथ होती है। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज लेंथ, ठीक है, कि इस चीज के अंदर यहाँ पर ये कितना चेंज हुआ है, दैट इज L। ऑल्सो यहाँ पे R कितना होगा, ये वाला R होता है ना, यानी कि R क्या हो गया, H, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, L बाय H, ठीक है, कि कितनी अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज L।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर आप इसको H ले रहे हो तो आपने यहाँ पे H पुट करना है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ लेते हो, यानी कि A ले लिया, B ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने इसको, तो आपने इसको क्या लेना है वही यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपने अपने अकॉर्डिंग, अगर इसको L ले रहे हो तो इसको H लो, ये इसको H ले रहे हो तो इसको L लो, दैट्स इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आप जब कभी भी ये फॉर्मूला लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या L और H क्या है। तो वहाँ पर ये फिगर बनानी बहुत ज़रूरी होगी कि अगर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से इस तरीके से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो अगर ये H है तो इसको टिल्ट हो गया तो इतना H हो गया। तो यानी कि अपनी वाली से, अपनी पोजीशन से कितनी लेंथ में उसका चेंज आया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी कितनी हाइट थी, ठीक है, तो दैट इज L/H। तो ये हो गया आपका थर्ड वन इज शेयर स्ट्रेन। तो हमने दो नई क्वांटिटीज पढ़ी हैं, एक तो स्ट्रेस और एक स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, दैट इज हुक थे, उनका नाम था प्रॉपर था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने देखा कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में भी कोई ना कोई एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है, उन्होंने उसका रिलेशन बताया और उसको बताया हुक्स लॉ। तो लेट अस डिस्कस नाउ हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, रॉबर्ट हुक ने एक स्टेटमेंट दे दी। क्या स्टेटमेंट दे दी कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली proportional to strain। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये था हुक्स लॉ। अब इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि हम जितना फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया उतनी ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगी। मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ को ज़्यादा फोर्स लगा के खींचूंगी तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि स्ट्रेन ज़्यादा होगा। अगर मैं उसको ज़्यादा दबाऊंगी, ज़्यादा फोर्स से दबाऊंगी, तो उसकी चेंज इन लेंथ यानी कि डिक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होगी, दैट इज स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम वॉल्यूम के साथ भी यही होगा, सेम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के साथ भी यही होगा, यानी कि हम जितना हम फोर्स लगाएंगे उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये तीन वर्ड और ऐड कर दी, दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि आप खुद सोचिए, कभी आप किसी एक रबर को अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेच करा तो क्या हुआ, छोड़ दिया, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और स्ट्रेच किया और स्ट्रेच हो गया, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। कभी कभार ऐसा हुआ है, आपकी सिस्टर होगी या आप अगर गर्ल हैं तो आपने खुद देखा होगा, आपके जो रबर बैंड्स होते हैं कुछ टाइम के बाद अपने आप वो लूज हो जाते हैं, है ना, देन हमें नए लेने पड़ते हैं, राइट। इसका मतलब क्या, लूज होने का मतलब क्या, कि हम डेली उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। बॉयज़ भी अपनी सिस्टर के रबर बैंड्स देख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि उनको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होता है, वो डेली अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो या 5 मिनट तक उसको स्ट्रेच करते रहो तो वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। लूज का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट दोबारा से अपनी रियल पोजीशन पर अब नहीं आ पा रहे, राइट। इसको विजुअलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लो कि ये एक कुछ इलास्टिक मटेरियल है मेरे पास, मैंने इसके ऊपर 2 kg का मास लगा दिया, नीचे वेट लगा दिया, लोड लगा दिया, खींचा, वो वापस अपनी पोजीशन पे रीगेन कर गया, रीगेन डन। फिर 5 किलो का नीचे लोड लगाया, फिर से छोड़ दिया और फिर से ये रीगेन कर गया, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। लेकिन अब मैंने इसके ऊपर 7 किलो का लोड लगाया, तो अब ये नीचे की तरफ तो आया, लेकिन नीचे की तरफ आने के बाद जैसे ही मैंने 7 किलो का वेट हटा दिया, अब वापस से ये पोजीशन वो नहीं कर पाया, उसकी थोड़ी सी लेंथ जो थी ना वो बढ़ गई, यानी कि आपका रबर बैंड लूज हो गया है अब, ठीक है, ये लूज हो गया है, यानी कि वो दोबारा से रीगेन नहीं कर पाया।
तो यानी कि 7 किलो पर आकर 7 पे आकर उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई है, अब वो दोबारा से अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो ये थी उसकी इलास्टिक लिमिट। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो इलास्टिक लिमिट को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके अंदर अंदर बॉडी रीगेन कर लेती है जब अपनी ओरिजिनल साइज और शेप, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, उसे ही इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जैसे ही लिमिट वो एक्सीड करती है तो जो बॉडी होती है उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन वही जैसे कि आपका रबर बैंड क्या हो गया, लूज हो गया। ठीक है, तो यानी कि लिमिट कहाँ तक बनी, या तो 5 किलो या 6 किलो तक भी देख लो। अगर 6 तक लगाते हैं हम, दोबारा से रीगेन कर देती है, तो यानी कि वहाँ इलास्टिक लिमिट रुक गई। जैसे हमने उसके ऊपर गया, 7 पे गया, 7 पे जाते ही उसकी लिमिट क्या हो गई, एक्सीड हो गई, और वो जब वापस गया तो उसकी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, यानी कि वो लूज हो गया रबर बैंड। ठीक है, जहां वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए वो हो गई इलास्टिक लिमिट से ऊपर, उससे जस्ट पहले की लिमिट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम इसी की बात करते हैं कि यानी कि इलास्टिक लिमिट सिर्फ यहीं तक ही एप्लीकेबल है, यानी कि इसी लिमिट के अंदर अंदर ही ये लॉ आपका एप्लीकेबल है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि जैसे हमने लिमिट को बढ़ाया और हमने फोर्स लगाया, यानी कि और हमने स्ट्रेस किया, तो स्ट्रेन वो वापस से दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं आया, तो स्ट्रेन का और स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका मटेरियल था, कितना लूज हुआ, कितना लूज नहीं हुआ, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ मटेरियल। तो यहाँ तक क्या हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमें छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं यहाँ पर 10 पास्कल का, या फिर हाँ पास्कल कह सकते हैं ना, स्ट्रेस की क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया होती है ना, तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कलेक्टिवली नॉन एज पास्कल। तो अगर मैं यहाँ पर 10 पास्कल का प्रेशर लगाती हूँ, 10 पास्कल का स्ट्रेस लगाती हूँ, और चेंज इन स्ट्रेस होता है मान लो 5 का होता है, 5 का होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या बन गया, 10 और 5 में क्या रिलेशन हो गया, 2 का रिलेशन हो गया, यानी कि ट्वाइस बढ़ रहा है इसके। ठीक है, तो यानी कि ये कांस्टेंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे ही कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा कि कितना बढ़ रहा है। अगर मैं अब 20 का लगाऊंगी तो जो स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा 10 का होगा, तो भी कांस्टेंट 2 रहेगा। तो यानी कि ये कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ, स्ट्रेस डिवाइड में स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू सम constant, and this constant is called constant of proportionality, क्योंकि proportionality को हम हटा के यहाँ पे constant लगा रहे हैं। So this constant is called constant of proportionality, and also it is called modulus of elasticity, modulus of elasticity। अब या फिर coefficient of elasticity। ठीक है, कॉफिशेंट या मॉडुलस, इसका क्या मतलब हो गया कि कैलकुलेशंस, कि जब हम इलास्टिसिटी की कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब ये मॉडुलस जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे और आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये इलास्टिक लिमिट समझाई है, ये रबर बैंड लूज हो गया, कैसे लूज हो गया, कहाँ तक वो वापस से रीगेन कर रहा था, इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा। उस ग्राफ को हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये रहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इस पूरे सिनेरियो को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को ही हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए, इस पूरे ग्राफ को समझने के लिए दोबारा से विजुलाइज करिए कि आपके पास एक रबर बैंड है और उसको आप बार बार स्ट्रेच करे जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक रबर बैंड को खींच रहे हैं। जैसे आप खींच रहे हो, यानी कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही ज़्यादा वो खिंच रहा है, यानी कि चेंज इन लेंथ आ रही है। ठीक है, तो यानी कि O से लेकर A तक आपको क्या दिख रहा है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि O से लेकर A तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ठीक है, तो O से लेकर A तक क्या हो रहा है, हुक्स लॉ
ओबे, इज ओबेड, ठीक है। और यहां तक इसे हम क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे, इलास्टिक बिहेवियर। यही होता है इलास्टिक बिहेवियर, यानी कि खींचो फिर वो वापस चला जाएगा अपनी पोजीशन पर, खींचो फिर अपनी वापस चला जाएगा पोजीशन पर। तो दिस इज कॉल्ड जीरो से लेकर ए तक, सॉरी ओ से लेकर ए तक इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो यहां ए तक आ गई उसकी एक प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि यहां तक ही ओबे हो रहा है। तो ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट। अब हमने क्या किया, और इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, और स्ट्रेस लगाया, ठीक है। तो अब हम ए से लेकर बी तक के कर्व को हम देखते हैं। हमने और इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, और अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, तो वो कुछ ये पाथ फॉलो किया उसने, ये वाला पाथ फॉलो करा, ए टू बी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या कि ये वो रीजन है जहां पर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि जितना हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उतने अमाउंट से स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ रहा है स्ट्रेन, बट उतने अमाउंट से नहीं बढ़ रहा, यानी कि यहाँ पर ए से लेकर बी तक हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। बट फिर भी अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस को हटा देते हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, फिर से वो वही पाथ रिट्रेस कर लेता है। तो ए से लेकर बी तक हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, बट फिर भी however ऑब्जेक्ट retraces its path, दोबारा से उसी पाथ पे आ जाता है, जब उसी पोजीशन पे दोबारा से अपनी पोजीशन को, अपनी शेप साइज को रीगेन कर लेता है, और तो बी ए और रिट्रेसेस इट्स पाथ BAO, दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज या फिर ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ए से लेकर बी वाले को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक, इसे हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन, और बी को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो ए से बी तक को हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन, जहां पर वो इलास्टिक बिहेवियर तो शो कर रहा है, इलास्टिक रीजन जहां पर वो अपना इलास्टिक बिहेवियर तो शो कर रहा है, लेकिन हुक्स लॉ ओबे यहाँ पर नहीं हो रहा, एंड बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, यानी कि इस लिमिट के बाद अब चेंजेस आएंगे। यहां तक तो वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर रहा था, अब हमने और स्ट्रेस लगाया, अगेन बी से लेकर सी तक स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि बी से लेकर ए तक भी हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, यानी कि हुक्स लॉ सिर्फ यहाँ तक ही ओबे हो रहा था, ना ए टू बी ना बी टू सी, यहाँ पर भी ओबे नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट को पार कर गए, यानी कि अब क्या हो गया है, रबर बैंड लूज हो गया है, अब हम उसको छोड़ेंगे तो अब वो एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी जो होती है वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है। तो यानी कि ओरिजिनल शेप में ना आने की बजाय वो कुछ ये वाली, वो थोड़ा लूज हो जाता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, लेट दिस पॉइंट बी ई। तो ओरिजिनल शेप में ना आके थोड़ा क्या हो गया, वो लूज हो गया, हम उसको बार बार खींची जा रहे हैं एक चीज़ को, तो लूज तो होएगी बेचारी, है ना। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर, ये आ गया, इसके चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गया, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। तो बियॉन्ड सी स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ा जितना स्ट्रेन बढ़ गया, आपने देखा है B2C में स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ा जितना स्ट्रेन बढ़ गया था, ओके। तो अब दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ में वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो जो CE जो डैश हमने ये लाइन खींची है वो आपको क्या बता रही है, दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन बता रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नाउ व्हाट इज C हियर, C हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी C नहीं होगा, OE, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं हम परमानेंट, इसको हम सेट बोल सकते हैं या परमानेंट डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब जो है रबर बैंड आपका लूज हो गया, फाइन। अब मैं इसको और स्ट्रेस दे रही हूँ और इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं हम, तो अब क्या होगा, अब हम और लोड लगाएंगे तो एक तरीके से तो और लूज हो ही चुका है अपना, अब ओरिजिनल तो शेप नहीं गेन करेगा,
तो यानी कि अब हम जितना खींचेंगे उसको वो खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा। तो इस वाले बिहेवियर को हम क्या कहते हैं कि जब हम जितना स्ट्रेस देते जा रहे हैं वो वही शेप गेन करता जा रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या शो करेगा वो ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है भाई, हमने तो बहुत सारा उसको स्ट्रेस दे दिया, अब एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा जब इतना आप खींच दोगे तो रबर बैंड टूटेगा भी तो सही। तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो प्लास्टिक बिहेवियर, यानी कि जैसे हम उसको शेप देते जा रहे थे वो उसी शेप में जाता जा रहा था जाता जा रहा था, और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे वो टूट गया। तो यानी कि यहाँ पे आ गया उसका फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये हो गया इसका फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा हमने ग्राफ कैसे समझा है, एक रबर बैंड को ध्यान में रखकर, दैट्स इट। ठीक है, तो वैसे जो है ये ग्राफ जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट रहता है। अब ये डिफरेंट मटेरियल्स भी तो होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, जिनको हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। याद आया, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है, द मटेरियल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो थिन वायर्स में जिन मटेरियल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए होते हैं। और कौन से मटेरियल्स हैं, ऐसे भी तो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलास्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं, सॉरी ये वाला इलास्टिक रीजन ये है ना, हाँ ये इलास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि ये जो कर्व है आपके डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट मैटर करता है। कि यानी कि अगर मैं कोई एक ऐसा मटेरियल ले लेती हूँ, जैसे कि रबर ले लिया मैंने, ठीक है, नॉर्मल रबर ले लिया, तो वो रबर क्या होगा, यानी उसको हम इंग्लिश में साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं इलास्टोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टोमर्स में अगर मैं उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस देती हूँ ना, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो वो बहुत लंबे जाते हैं, स्ट्रेन बहुत लंबा जाता है। तो यानी कि वहाँ पर जो है हुक स्लो जो होगा वो बहुत कम रीजन के लिए रहेगा, और इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा, इलास्टिक जो होगा ना वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हुक स्लो नहीं ओबे होगा, बट जितना हम स्ट्रेस दे रहे हैं उसके बजाय में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि दिस ग्राफ डिपेंड्स मटेरियल टू मटेरियल। फाइन, तो हमने सिर्फ एक छोटे से रबर को ध्यान में रख के ये ग्राफ हमने एक तरीके से अपने माइंड में सेट किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमने यहाँ पर कनेक्शन देखा है। स्ट्रेस स्ट्रेन का कनेक्शन हमारे पास एक कांस्टेंट में भी होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट in which Hooke's law is obeyed, which is equal to some constant that is modulus of elasticity। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट मॉडुलस होते हैं, जैसे इलास्टिसिटी होता है, ऐसे ही बल्क मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। तो जिन सब मॉडुलस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।